दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम रहा है। विज्ञान न केवल इस बदलाव का साक्षी रहा है, बल्कि इस बदलाव में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब इस विज्ञान को भारी बदलावों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही एक समय आया 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब एक व्यक्ति ने सैकड़ों सालों से चली आ रही न्यूटनियन विचारधारा को उखाड़ कर रख दिया और हम सबको इस ब्रह्मांड को समझने का एक स्पष्ट और सटीक तरीका दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्वांटम थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जनक एल्बर्ट आइंस्टीन की, जिनकी सबसे प्रसिद्ध इक्वेशन E=mc² के लिए उन्हें 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यही नहीं, इस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन भी दुनिया जीनियस डे के रूप में मनाती है। खाना बदोशी दिखने वाली आइंस्टीन की ज़िंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव लिए हुए है। न जाने कितनी बार कितने देशों को उन्हें अपनी जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ा। वहीं परमाणु बम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आइंस्टीन कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई सामरिक हथियार बनाया जाए। अपनी रोमांटिक और मनमौजी जीवन शैली के लिए जाने जाने वाले आइंस्टीन की कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए जानते हैं आइंस्टीन की ये हैरान कर देने वाली पूरी कहानी। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के ब्रुटनबर्ग शहर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन एक इंजीनियर और एक बेहतरीन सेल्समैन थे, जबकि उनकी मां पोलन आइंस्टीन एक खुले विचारों की महिला थीं। 1880 आते आते यह आइंस्टीन परिवार म्यूनिक आ गया था, जहां अल्बर्ट के पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी खोली जो कि बिजली के सामानों का व्यापार करती थी। पिता का यह व्यापार बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था, परंतु उस व्यवसाय से उन्हें उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। अल्बर्ट के जन्म के समय उनका सर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, जिसके चलते उन्हें परिवार ने एक एबनॉर्मल चाइल्ड समझ लिया था। लेकिन समय के साथ आइंस्टीन का सर बिल्कुल सामान्य हो गया। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी, जिससे परिवार काफ़ी चिंतित था। अल्बर्ट किसी से भी बिल्कुल बात नहीं करते थे और ना ही कुछ बोलते थे। जब वे 4 साल के थे, तब सूप पीते हुए अचानक से बोल पड़ते हैं कि दिस सूप इज़ वेरी हॉट, और परिवार को यह सुनकर खुशी और आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। जब अल्बर्ट से पूछा गया कि जब वो बोल सकते थे तो पहले उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने बड़े ही भोलेपन से कहा कि इससे पहले मेरे साथ कुछ गलत ही नहीं हुआ तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। परिवार के खुले विचारों के चलते अल्बर्ट को एक कैथोलिक स्कूल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन 8 साल की उम्र में उन्होंने म्यूनिक के सबसे बेहतरीन स्कूल लुइटपोल जिम्नेजियम में दाखिला ले लिया। लेकिन यहाँ उनका सफ़र आसान नहीं था। स्कूल के टीचर अल्बर्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं दिखाते थे, लेकिन उनका गणित और विज्ञान का ज्ञान अद्भुत था। उसके बावजूद भी टीचर्स को लगता था कि शायद उनकी समझने की शक्ति कम है, जिसके चलते कई बार उन्हें स्कूल से निकालने की बात भी होने लगती थी। अल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन में विज्ञान की तरफ झुकाव तब बढ़ा जब उनके चाचा जैकब ने उन्हें एक कॉम्पस ला कर दिया। तभी से वो अंतरिक्ष, प्रकाश और ब्रह्मांड को लेकर काफ़ी उत्सुक हो गए थे। उनको गणित और अलजेब्रा का ज्ञान बहुत सरल तरीके से उनके चाचा ने ही दिया था। पिता की कंपनी को अचानक भारी नुकसान होने की वजह से परिवार को म्यूनिक छोड़ना पड़ा, पर आइंस्टीन को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए म्यूनिक में ही रहना पड़ा। स्कूल खत्म होने के बाद 1895 में आइंस्टीन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस परीक्षा दी, लेकिन उसमें भौतिकी और गणित को छोड़कर वो सभी विषयों में फेल हो गए। लेकिन पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल ने उनके भौतिकी और गणित में हैरान करने वाले मार्क्स को देखते हुए उन्हें स्विट्जरलैंड की ऑर्गेवियन कैंटोनल स्कूल से अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का सुझाव दिया, और आइंस्टीन ने ऐसा ही किया। स्विट्जरलैंड में निवास के दौरान उनकी नज़दीकियाँ जॉस विंटलर के परिवार से काफ़ी बढ़ गईं। यही नहीं, आइंस्टीन विंटलर की बेटी मैरी से काफ़ी नज़दीक आ गए थे, लेकिन रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि पारिवारिक संबंधों के चलते आइंस्टीन की बहन माजा का विवाह विंटलर के बेटे से हो गया। 1896 में आइंस्टीन ने जर्मनी की नागरिकता अपने पिता से सलाह लेकर छोड़ दी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें जर्मनी की सेना में भर्ती होना पड़ता, और आइंस्टीन सेना और युद्ध से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखते थे। वो तो स्वच्छंद रहकर अपने विचारों को पंख देना चाहते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल से फिज़िक्स और मैथ के डिप्लोमा प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। यही उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई, जो कि उनसे 1 साल बड़ी थी
और वो अकेली फीमेल स्टूडेंट थी जो उनकी क्लासमेट थी। आने वाले सालों में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और अंततः दोनों ने 1903 में विवाह करने का फैसला किया। आइंस्टीन के शुरुआती वैज्ञानिक अनुभवों और रचनात्मकता में मिलेवा मैरे की काफ़ी भूमिका थी। दोनों घंटों भौतिकी और गणित जैसे विषयों पर अक्सर चर्चा करते रहते थे। आइंस्टीन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक टीचर बनना चाहते थे, परंतु उनकी गणित और भौतिकी की गहरी समझ किसी भी कॉलेज फैकल्टी को असहज कर देती थी, जिसके चलते उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। अंततः उनकी जॉब 1902 में स्विस पेटेंट ऑफिस में लग गई, जहां उन्हें आने वाले पेटेंट एप्लीकेशंस का अध्ययन करना होता था। आइंस्टीन के लिए ये जॉब एक सौगात बनकर आई, क्योंकि न केवल इस जॉब में उन्हें अपनी रचनात्मक खोजों के लिए समय मिल गया, बल्कि आए हुए पेटेंट्स का अध्ययन करने से उनकी वैज्ञानिक रचनात्मकता में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस जॉब के साथ डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर ली थी। 1905 आते आते उन्हें ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई थी और अब तक लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया था। 1905 में महज 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्व विख्यात कर दिया। इस विषय में उन्होंने महज 4 लेख ही लिखे, जिसने भौतिक विज्ञान का चेहरा बदल कर रख दिया। इसी सिद्धांत ने वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E=mc² दुनिया को दिया, जिसके कारण ही परमाणु बम, ध्वनि चलचित्र और टीवी जैसे आविष्कारों पर शोध हो सका। आइंस्टीन को अपनी इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके अलावा आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी ने पूरे मॉडर्न साइंस का चेहरा ही बदल कर रख दिया था। उनकी खोजों ने ही मनुष्य को ब्रह्मांड से एक बिल्कुल नए रूप में परिचित करवाया था। द्वितीय विश्व युद्ध आते आते आइंस्टीन अमेरिका आ चुके थे और फिर उन्होंने हिटलर की नीतियों को देखते हुए अमेरिका की नागरिकता भी ले ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब इजराइल देश का गठन किया गया, तब आइंस्टीन को उसका राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया था कि वो एक साइंटिस्ट हैं, कोई राजनेता नहीं। आइंस्टीन 1902 में एक अवैध संतान के पिता भी बन चुके थे। यही नहीं, उन्होंने 1919 में अपनी कज़न से ही दूसरी शादी भी की थी और आने वाले सालों में उनके बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध भी रहे। आइंस्टीन को भूलने की एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो अक्सर अपना फ़ोन नंबर, अपने घर का पता और ज़रूरी बातें भूल जाया करते थे। एक बार जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, तो घर जाते समय वो अपने घर का पता ही भूल गए। हालांकि प्रिंसटन में ज़्यादातर लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन जिस टैक्सी में वो सफ़र कर रहे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम आइंस्टीन के घर का पता जानते हो? ड्राइवर ने आश्चर्य से कहा कि भला प्रिंसटन में कौन ऐसा है जो आइंस्टीन के घर का पता नहीं जानता। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर पहुंचा दूंगा। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर को हंसते हुए बताया कि वो ही आइंस्टीन हैं और घर का पता भूल गए हैं। ड्राइवर ने न केवल उनको घर पहुंचाया, बल्कि बहुत कहने पर भी उनसे भाड़ा नहीं लिया। आइंस्टीन काफ़ी खुश मिजाज और मजाकिया फितरत के व्यक्ति थे। एक बार किसी फोटोग्राफर ने उनसे स्माइल करने को कहा, तो उन्होंने पूरी जीभ निकालकर एक ऐसा मजाकिया चेहरा बनाया जो आने वाले सालों के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन किसी सभा में भाषण देने जा रहे थे, तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं भी भाषण दे सकता हूँ। ये सुनकर आइंस्टीन को एक ज़बरदस्त मजाक सूझा और उन्होंने ड्राइवर को अपने कपड़े और अपना जैसा मेकअप कर दिया, जिससे कि सब उसे आइंस्टीन मान लें, और खुद ड्राइवर के कपड़े पहन लिए। ड्राइवर ने ऑडिटोरियम में पहुंचकर ज़बरदस्त भाषण दिया, लेकिन तभी किसी ने आइंस्टीन के ड्राइवर से, जो कि आइंस्टीन बना हुआ था, एक मुश्किल प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर ड्राइवर के पास नहीं था। लेकिन ड्राइवर ने भी गजब की चतुराई दिखाते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहा कि इस सवाल का उत्तर इतना आसान है कि उसे तो मेरा ड्राइवर ही बता सकता है। 17 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने पेट में इंटरनल ब्लीडिंग के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि डॉक्टर उनके पेट का ऑपरेशन करना चाहते थे, लेकिन आइंस्टीन ने यह कहकर सबको मना कर दिया कि मैं इस लाइफ को स्वाभाविक तरीके से ही जीना चाहता हूँ और मैं अपना स्वाभाविक जीवन जी चुका हूँ, इसलिए तुम सब अब मुझे जाने दो। अल्बर्ट आइंस्टीन का पोस्टमार्टम करते समय प्रिंसटन हॉस्पिटल के डॉक्टर विलियम हार्वे ने उनका दिमाग उनके परिवार की अनुमति के बगैर ही निकाल लिया था, शायद ये सोचकर कि न्यूरोसाइंस इस पर अनुसंधानों के बाद कई बड़े खुलासे कर सकती है। प्रिंसटन हॉस्पिटल के बहुत समझाने के बाद भी
हार्वे ने उनका दिमाग उनके परिवार को वापस नहीं किया। हालांकि हार्वे ने बाद में उनके बेटे हैंस से अनुमति लेकर आइंस्टीन के दिमाग के 240 टुकड़े कई वैज्ञानिकों को भेजे थे, जिस पर किए गए अनुसंधानों से ये पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में आम इंसानों से कई ज़्यादा न्यूरॉन सेल्स थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी गहराई के साथ सोच सकते थे। आइंस्टीन अपने जीवन में संगीत के प्रति भी एक खास लगाव रखते थे और वो अक्सर अपने खाली समय में वायलिन बजाना पसंद करते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तज़ा है, जिन लोगों ने अभी भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर।